नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज से हम लोगों की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो थी उसको स्टार्ट किया जा रहा है। और देखिए 10 दिनों के बाद आप लोगों का पेपर है। कुछ चीज़ें हैं मैं बताना चाहता हूं कि जैसे पेड ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं तो अभी 10 दिनों तक आपका कोई भी टेस्ट नहीं होगा। फुल टेस्ट जो होता था वो नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ में बीओ मेंस की आपकी सारी की सारी चीज़ें चलेंगी। जिन जो लोग जैसे बहुत सारे लोग यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स 2020 देने जा रहे होंगे, ठीक है, 11 अक्टूबर को है। तो उससे संबंधित चीज़ें हैं दोस्तों। उसके लिए करंट अफेयर जो है वो कल से आप लोगों को कल से वीडियोज़ आने शुरू हो जाएंगे और 10 दिनों के अंदर अंदर आपको करंट अफेयर दी जाएगी। यह डेली आंसर राइटिंग आपको डे बाय डे मिलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। चलिए अब आज का जो आंसर राइटिंग के क्वेश्चन है, दो क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं दोस्तों। और इसमें होता क्या है कि जैसे दो ड्राफ्टिंग जो कि 2019 हो, 2019 का मेंस या 2018 का मेंस, दोनों में ड्राफ्टिंग और टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखा धीरे, जैसे मान लीजिए आज की डेट में आपने थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि देखिए बाकी सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। कितना भी कुछ भी हो, मेन काम यही है कि जैसे मॉडल आंसर नहीं दिए जाते। क्यों नहीं दिए जाते? क्यों? उसका तर्क है, एक लॉजिक है कि भाई सीधी सी बात है, आपको कॉपी नहीं करना है किसी का भी, क्योंकि सबके सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग होती है। और आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, दूसरे के लिए प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है। कोई दूसरा प्रैक्टिस करेगा तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास क्या है, नमामि गंगे कार्यक्रम की समीक्षा कीजिए, यह प्रश्न है। अब इस पर अगर आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आप चीज़ें अच्छे से लिख ले जाते हैं। तो इन चीज़ों को समझते हुए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को आप लोग दो दो क्वेश्चन को आप लोग डेली लिखते रहिए। बीओ मेंस के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यूपी पीसीएस मेंस 2020 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से आंसर राइटिंग करते रहिए। चलिए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं कि जैसे पेपर 3 का प्रश्न है और यह डेली आंसर राइटिंग का पार्ट 93 है, ठीक है। प्रत्येक पार्ट में हम लोग दो प्रश्नों को देखते हैं। तो पेपर 3 का यह प्रश्न है, प्रश्न संख्या 185 है और 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। अब जैसे बीओ मेंस जिनका लगा है तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे 125 शब्द में लिखिए आप लोग, इसी प्रश्न को आप 50 शब्दों में लिखिए और इसी प्रश्न को आप 25 शब्दों में भी लिखिए। तो तीनों फॉर्मेट में आप डेली आंसर राइटिंग को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है कि जैसे बीओ मेंस के लिए जितनी भी ड्राफ्टिंग दी गई है और जो टेस्ट सीरीज दी गई हैं उनको आप करने का प्रयास कीजिए। चलिए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न में नमामि गंगे कार्यक्रम को बताना है, फिर उसके बाद में उसकी उपलब्धियों को फिर आपको बताना है कि कहाँ तक जो नमामि गंगे कार्यक्रम है कहाँ तक सफल रहा है, कहाँ तक असफल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताना है। देखिए आंसर राइटिंग करने से पहले आप लोगों को कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में जैसे जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, कंक्लूजन पार्ट होता है, तो तीनों में एक ही कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। चलिए जो यह प्रश्न है, प्रश्न को अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिए, स्वच्छता रखिए। जैसे काटा पीटी आप लोगों को प्रश्न में जब उत्तर लेखन करते हैं तो उसमें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए नमामि गंगे कार्यक्रम की जहाँ तक बात करते हैं तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो है यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम था और गंगा स्वच्छता अभियान से संबंधित था कि गंगा को स्वच्छ करने से संबंधित है, गंगा को संरक्षित करने से संबंधित है, गंगा में जो जैव विविधता है उसको संरक्षित करने से संबंधित है, गंगा में जो अपशिष्ट जो गंदा जल जाता है और जो ठोस कचरा होता है उसको हटाने का यह पूरा का पूरा कार्यक्रम है। देखिए इसकी शुरुआत जो है केंद्र सरकार ने 2014 में की थी।
इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गंगा के प्रदूषण को कम करना और गंगा को स्वच्छ बनाना, कि भाई जो भी गंगा में प्रदूषण करने वाली चीज़ें हैं उनको हटाया जाए और आगे से गंगा में कोई भी प्रदूषण करने वाली चीज़ों को ना जाने दिया जाए। उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम को 3 भागों में बांटकर रखा गया है कि जैसे तत्काल चीज़ें होंगी, जैसे औद्योगिक अपशिष्ट है उसको नदी में नहीं जाना, ये तत्काल है। अब 5 साल की अवधि का एक समय कार्यक्रम रखा गया है और 10 साल की अवधि का कार्यक्रम रखा गया है। तो दोनों में जैसे 3 पार्ट में 3 भागों में बांटकर पूरे के पूरे कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। अब इसके आधार स्तंभ यानी कौन कौन से कार्य इस कार्यक्रम के तहत होंगे कि जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कि हमें सीवरेज के लिए जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जिससे गंदा जल ट्रीटमेंट किया जा सके उसका। और जो नदी है, जैसे मान लीजिए नदी आपकी ये है, तो नदी के अगल बगल रिवर फ्रंट बनाना, कि मतलब जैसे पक्की नालियाँ जो पक्की जो जगह होती है, ठीक है, जो घाट होते हैं इनको पक्का करना अगल बगल से, ठीक है। और इसके अंदर का जैसे यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मिट्टी जम जाती है और जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जिससे क्या है जो जल ग्रहण क्षमता है वो आपकी बहुत कम हो जाती है। तो इसको सफाई भी करवाना, रिवर सरफेस क्लीनिंग करना। जैसे देखिए गंगा में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, तो जो जैव विविधता है गंगा की, उस जैव विविधता को संरक्षित करना। यह गंगा जो है, गंगा के आसपास के क्षेत्रों में वनीकरण करना, ठीक है। इसमें जो प्रदूषित जल होता है, जैसे औद्योगिक जो अपशिष्ट है और जो अन्य जो नदी नाले और जो प्रदूषण करने वाली चीज़ें हैं उन पर मॉनिटरिंग करना, उनकी निगरानी करना कि यह गंदा जल गंगा जी में ना जाए, गंगा नदी में ना जाए। और लोगों को जैसे इसके आधार स्तंभों में लोगों के अंदर एक जन जागरूकता लाना, उनको जागरूक करना कि आपको गंदगी करने वाली चीज़ें गंगा में नहीं डालनी हैं। तो ये पूरा का पूरा नमामि गंगे कार्यक्रम था। अब देखिए इसकी उपलब्धियों की जहाँ तक बात करते हैं तो उपलब्धियाँ देखिए, गंगा 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब देखिए जो गंगा 5 राज्यों में बहती है, अब इन्हीं पर 63 सीवरेज परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, 12 अभी निर्माणाधीन हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो इसकी उपलब्धियां हैं उनकी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 28 रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर 28 रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जो हैं क्रियान्वित किए गए हैं। 182 घाट, जैसे नदियों के जैसे आप वाराणसी में देखिए और आपका इलाहाबाद में देखिए, प्रयागराज में, कानपुर में देखिए, जो घाट हैं, ठीक है, गंगा घाट जो हैं 182 घाट और 118 शमशान घाटों का आधुनिकीकरण किया गया है, उनको बेहतर बनाया गया है, उनका पुनर्निर्माण किया गया है, ठीक है। और इसके साथ में क्या है, 11 स्थानों पर कचरा निपटान, जो ठोस अपशिष्ट होता है गंगा में ना जाए उसके निस्तारण के लिए जो 11 स्थानों पर कचरा निपटान सेवा चलाई जा रही है वर्तमान में। तो यह जो नमामि गंगे कार्यक्रम है उसकी उपलब्धि मानी जाती है। और देखिए 572 रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन खोले गए हैं। जो औद्योगिक अपशिष्ट होता है, जो ठोस अपशिष्ट होता है, तो उसके लिए 572 रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं अलग अलग राज्यों में। और इसके लिए क्या है, जन जागरूकता। देखिए जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है, तो इस कार्यक्रम के तहत रैली, अभियान, लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए अनेक कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए गए हैं। और क्या है इनमें चीज़ें कि जैसे 5 जैव विविधता केंद्रों
को स्थापित किया गया है कि जिसमें जो गंगा की जैव विविधता है उसको संरक्षित किया जा सके। इसके साथ में और भी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, तो डॉल्फिन का संरक्षण कार्यक्रम भी इसमें चलाया गया है, तो इसको भी आप लोगों को ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपने पूरी उपलब्धियां गिना दी। ठीक है, समीक्षा करनी थी, आपने उपलब्धियां गिनाई। देखिए वर्तमान में आप यह जो प्रोजेक्ट है आपका क्रियान्वित संचालित है। ठीक है, और इसको असफल कहना अभी ठीक नहीं है। ठीक है, और साल 2 साल 3 साल बीत जाने के बाद जो भी होगा, लेकिन वर्तमान में देखें तो यह इसकी उपलब्धियां हैं। इसको अच्छी तरीके से निष्कर्ष के रूप में आप यही बताइए कि अभी तक ओवरऑल प्रोजेक्ट की जहाँ तक बात करते हैं, कार्यक्रम की बात करते हैं, नमामि गंगे कार्यक्रम तो वर्तमान में सफल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी समीक्षा करनी है और अच्छे से इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों पेपर 4 का है, प्रश्न संख्या 186 है और 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। देखिए जो भी प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले वही सारी सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में क्या है, जैसे कुछ डाटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ों का भी आप प्रयोग करिए, जिससे क्या है कि आपके शब्दों की सीमा कम हो जाती है। जैसे आपके शब्द सीमा जैसे 125 शब्दों में लिखना है, तो अगर आपने फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया तो आप बातें ज़्यादा बता सकते हैं और कम शब्दों में। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को रखना है आप लोगों को। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका, लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थितियां सामान्यतः अच्छी नहीं है। कि जैसे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है तो उसमें जो एक नैतिकता की स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं हैं। क्यों अच्छी नहीं हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, उन सारी चीज़ों को बताना है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थितियां, आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा सामान्यतः जो स्थितियां हैं अच्छी क्यों नहीं हैं, उसका रीज़न बताना है आप लोगों को। भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए इसमें भाई भतीजावाद भी है और भ्रष्टाचार भी है, गोपनीयता भी है। व्यक्ति जो एक ऑफिसर, सिविल सेवक जो होते हैं वो जवाबदेह जनता के प्रति नहीं होते हैं, उनको संरक्षण कई तरीके से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर उनको जो नैतिकता की चीज़ें या कार्य करने चाहिए वो नहीं करते हैं। और एक लालच भी होता है कि हाँ भाई अगर हमें आगे बढ़ना है तो राजनीतिक संरक्षण लेना होगा। तो ये भी बहुत सारी स्थितियां हैं। अब देखिए लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थितियों क्यों ऐसी बनी हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भ्रष्टाचार निवारण तंत्र हैं, बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सहयोग नहीं है, समन्वय नहीं है। होता क्या है, जब इन्हीं के बीच में समन्वय नहीं होगा तो आप प्रशासन में किस तरीके से करेंगे। प्रशासन में जैसे मान लीजिए डीएम, एसडीएम और एसपी, डीएसपी, इनके बीच में जो एक समन्वय होना चाहिए वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा, जिसके कारण एक कोई मतलब एक दाएं भागता है तो दूसरा बाएं भागता है। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थितियों को जब हम देखते हैं तो सिविल सेवकों को अनुच्छेद 331 के तहत इनको संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये संरक्षण क्या है, इनको संरक्षण इस मिलने के कारण ये सशक्त हो जाते हैं, उनको लगता है हम कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्थितियों में क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति को एक सीमा से ज़्यादा संरक्षण मिलेगा तो वो फिर थोड़ा सा भ्रष्टाचार और अन्य चीज़ों में लिप्त हो जाता है। जबकि इसी बात पर जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो था उसने कहा भी था कि अनुच्छेद 331 को हटा देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थितियाँ बनती हैं
अगली चीज़ क्या है कि जैसे देखिए प्रशासन, जो लोक प्रशासन होता है, तो लोक प्रशासन में पारदर्शिता का बहुत अभाव है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे पुराने ज़माने में देखेंगे तो एक एक कल्चर था, जो अंग्रेजी शासन, जो अंग्रेजों ने जिस समय शासन किया था, तो वो जो एक सिस्टम है, जो पद्धति है, वो चलती चली आ रही है, जिसके कारण जो चीज़ें हैं, जैसे कोई योजनाओं का लाभ है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। भ्रष्टाचार बहुत, उसमें नैतिकता की स्थिति नहीं देखने को मिलती, अच्छी स्थिति नहीं है। नौकरशाही की कार्यप्रणाली का विस्तृत होना एक ये भी कारण माना जाता है। तो देखिए, जो सिविल सेवक होते हैं, कहा जाता है भाई उनको बहुत ज़्यादा काम है, उनको बहुत ज़्यादा, जो उनका कार्य क्षेत्र है, जो उनकी कार्यप्रणाली है, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तर्क ये दिया जाता है। जबकि भाई विस्तृत है तो आप उसको बांटिए कार्यों को, लेकिन कार्य तो ठीक होने चाहिए। ये तो कोई तर्क ही नहीं है कि भाई हमारे पास काम ज़्यादा है तो हम गलत कार्य कर रहे हैं, हम घूस ले रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ है, सिविल सेवकों को संरक्षण और भी प्रदान किया गया है कि जैसे इनका कार्यकाल जो होता है दोस्तों, इनका कार्यकाल लंबा होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को जब उसका कार्यकाल फिक्स हो जाएगा और लंबा होगा, तो उसमें क्या है, उसमें एक उदासीनता की भावना आने लगती है, निरंकुशता की भावना आने लगती है, और एक लालच भी होता है कि हाँ भाई अब हमें बड़ा बनना है। बड़ा बनने के चक्कर में भाई भतीजावाद में लिप्त हो जाते हैं, उसके साथ में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, रिश्वतखोरी करने लगते हैं, जो गलत कार्य हैं उनमें लिप्त होने लगते हैं। तो ये बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं। जवाबदेही का अभाव है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी के ऊपर डालता है, छोटा अधिकारी बड़े अपने छोटे वाले अधिकारी के ऊपर डालता है, तो इस तरीके से अपने जो दायित्व है, उत्तरदायित्व हैं, उनसे भागा जाता है। जो जवाबदेही है जनता के प्रति, वो सुनिश्चित नहीं हो पाती है। और एक चीज़, इसमें एक चीज़ और आती है कि भाई जो एक सिविल सेवक है, ये जवाबदेह नहीं है। तो ये स्थितियां बनती हैं। अगली चीज़ क्या है कि जैसे जो सिविल सेवकों की कार्यप्रणाली जो होती है, तो उसको कहा जाता है गोपनीय है। भाई हमें कुछ बताना नहीं है किसी को, कुछ जितनी चीज़ें बतानी हैं उतनी ही बतानी है, उससे ज़्यादा नहीं बताना है। मतलब गोपनीयता बहुत ज़्यादा है, और उसी गोपनीयता का फायदा उठाकर सिविल सेवक भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। जो भ्रष्टाचार है वो और ज़्यादा बढ़ता है, रिश्वतखोरी बढ़ती है, तो नैतिकता की आप बात कहाँ से कर सकते हैं? कतई नहीं आएगी नैतिकता, आप कितना भी पढ़ा लीजिए उनको। और कुछ चीज़ें और भी हैं कि जैसे जो लोक प्रशासन है, उनमें नैतिकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि डर नहीं है। जो कठोर कानून है वो क्रियान्वयन उनका अच्छा नहीं है, क्योंकि क्रियान्वयन करता यही है। अब किसके ऊपर केस लगाना है, नहीं लगाना, ये सब डिसाइड तो यही करेंगे, रिपोर्ट तो यही बनानी है। तो अपने ऊपर या अपने साथी के ऊपर क्यों बनाएगा कोई? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और क्या है कि जैसे लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि जैसे जो भाई भतीजावाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। देखिए, एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए आप भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आप भी कल की डेट में जाकर सिविल सेवक बनेंगे, तो आप सोच कर देखिए, आप नैतिकता का और जीएस का 4 पेपर अच्छे से आपने पढ़ा, लेकिन अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं किया तो वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। और यही होता भी है कि यहाँ पर व्यक्ति 4th पेपर को पढ़ तो लेता है, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बात आती है तो अप्लाई नहीं किया जाता। मतलब सिद्धांत और व्यवहार दोनों में एक अंतर्विरोध की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। जो योजनाएं हैं लोगों को पता ही नहीं होता, जो लोग हैं, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक वो अपने अधिकारों की, अपने लाभों की मांग नहीं करेंगे वो।
तो ये ऐसी स्थितियां बनती हैं और लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थितियां इसीलिए अच्छी नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताना था। तो इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग लिखते रहिए। करंट अफेयर दोस्तों आप लोगों को कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगी और 10 दिनों तक अभी फुल टेस्ट सीरीज जो पेड ग्रुप में हो रही थी वो अभी नहीं होगी। 11 तारीख को, क्योंकि 10 ही दिन बचे हुए हैं, आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। बस जब कभी आपको समय मिले तो आप आंसर राइटिंग करते रहिए, ठीक है। और बीओ मेंस के लिए जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।